हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में एक बार फिर से। मैं विनय गुप्ता। आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है स्टाफिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर का थर्ड टॉपिक है हमारा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्लानिंग के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ा। प्लानिंग होता क्या है, ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोगों ने एक स्टोरी के रूप में समझा और सारे चीज हमने लर्न कर डाले। हमारा मेन मोटो होता है कि हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें उसी समय याद करते हैं, सुनते सुनते याद कर लो, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो एक कहानी होती है और इस स्टोरी को हमें लिखना रहता है। तो आज भी हम पढ़ेंगे स्टाफिंग के बारे में एक स्टोरी के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि स्टाफिंग है क्या, स्टाफिंग का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको आपके ऊपर भी लेकर चलते हैं और देखो, कभी भी किसी चीज को पढ़ो तो आप वो चीज बन जाओ, या मालिक बन जाओ या स्टाफ बन जाओ, ऐसा बन के सोचो आप, तो आपको पूरा डिटेल्स आपको याद हो जाएगा वहां पे। स्टाफ का मतलब क्या हुआ, वर्कर या नौकर बोल सकते हो आप, सिंपल तरीके से एक शुद्ध हिंदी लैंग्वेज हो गया, उसको बोल दो। आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास इंडस्ट्री है, आपके पास डिपार्टमेंटल स्टोर है, या आपके पास एक बड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या आपके पास एक स्कूल या कॉलेज है। आप कुछ भी ले लो, कुछ भी आपके पास जो भी है, एक सपना देख लो आप। अब वहां पे बोलो कि अगर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन आपके हाथ में है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप क्या रखोगे, स्टाफ रखोगे। तो स्टाफ कैसा रखोगे, कोई भी स्टाफ ला कर रख दिया आपने, नहीं करोगे ना, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, उसका पैसा चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन से मुझे। आपको उस जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने स्टाफ को रखा है, तो जो गोल मेरा है वो गोल अचीव होना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या रखोगे, एक राइट पर्सन को रखोगे, राइट पर्सन को राइट जॉब दोगे आप, उसका क्वालिफिकेशंस देखोगे कि उसका क्वालिफिकेशंस क्या है, तो जाके आप उसको जॉब प्रोवाइड करोगे। किसी को भी लाकर आप जॉब नहीं दे सकते। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। अब ध्यान से सुनिएगा कहानी की स्टोरी क्या है यहाँ पे। अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई तो आपको स्टाफिंग पूरा समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, तो आपके पास कितना भी फिजिकल रिसोर्स क्यों ना हो, कितना भी फिजिकल रिसोर्स कहने का मतलब होता है मशीनें, या कितना भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्यों ना हो, चाहे पैसा, लेकिन उसको सक्सेस अगर करना है, अगर उसको सफलता प्राप्त करनी है उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए आपकी कंपनी में देखना पड़ेगा कि कितने इफिशिएंट लोग काम कर रहे हैं। समझ गया, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आपके पास कितने भी फिजिकल रिसोर्सेज या फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्यों ना हो, लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होना है तो राइट पर्सन को राइट जॉब देके हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और वो किस पर डिपेंड करता है, इफिशिएंट पीपल पर, ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड करता है कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज आपकी कंपनी के लिए बेनिफिट है कि नहीं है, अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, हार्ड वर्कर हैं कि नहीं, इफिशिएंट पीपल हैं कि नहीं। ये मेन ऑर्गेनाइजेशंस का मोटो होता है कि जो भी हम पीपल को रख रहे हैं, या जो भी वर्कर्स को हम रख रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय को रख रहे हैं, तो हम राइट पर्सन को राइट जॉब देके हम क्या करें, उसको कंपनी में रखें। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जो पीपल होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, वही हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का एसेट्स होते हैं, जो हमें बना कर देते हैं, हमारे गोल्स को अचीव करने का काम करते हैं। तो चलिए अब आते हैं पॉइंट पे कि जो मैंने पॉइंट बोला वो क्या पॉइंट वहां पर लिखा हूं, क्या हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ लीजिए पॉइंट को खुद से, तब जाके मैं अब आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग एंड डिफिनेशंस। जो हमने बोला क्या वो चीज वहां पे लिख रहा हूं, वो चीज देखना। The success of any organization does not depend upon the physical and financial resources by human resources। कहने का मतलब, बिजनेस को अगर सक्सेस होना है तो हमेशा डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्स पे, न तो फिजिकल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, न तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे।
वो किस पर डिपेंड करेगा? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब कितने इफिशिएंट पीपल हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। सो हार्ड वर्कर एंड इफिशिएंट पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हार्ड पीपल और इफिशिएंट पीपल भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एसेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करने के लिए? चलाने के लिए। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए हमारे पास हार्ड वर्कर और इफिशिएंट पीपल होने ही चाहिए। The key of success of any organization, right person in the right job position। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाना है तो मुझे राइट पर्सन को क्या देना पड़ेगा? राइट जॉब देनी चाहिए, तो जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? वहाँ पे सक्सेस होगा। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। ये तो मैंने पहले भी पढ़ा है कि ना तो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज कितने, ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने, ये मुझे नहीं देखना है। हमें क्या देखना है कि हमें इफिशिएंट पीपल या हार्ड वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है क्या। अगर नहीं है तो उसको क्या करोगे आप? उसको करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट पर्सन को राइट जॉब देना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा। तो उसका मीनिंग और डेफिनेशंस देखते हैं। आफ्टर द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट फंक्शन मैनेजर इट परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन। ध्यान दो, आपने प्लान कर लिया, आपने प्लान कर दिया, आपने राइट पर्सन को राइट जॉब दे दिया, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने जॉब की पोजीशन बता दी, रोल बता दिया, आपने सेल्स मैनेजर बना लिया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनेजर बना लिया। यही सब काम आप प्लानिंग में ऑर्गेनाइजिंग में करते थे। लेकिन उस जॉब को फिल करने के लिए क्या चाहिए? स्टाफ चाहिए। आपने तो प्लान बना लिया कि हाँ मुझे इतने स्टाफ चाहिए, इस स्टाफ को, ऐसे स्टाफ को ये जॉब पोजीशन दूंगा, ये रोल दूंगा। तो ये सब आपने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग बना लिया। लेकिन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टाफ बनाना पड़ेगा, स्टाफ ढूंढना पड़ेगा। तो जो आपकी जॉब पोजीशंस खाली है, तो उस जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए क्या चाहिए? स्टाफ चाहिए। यही पूरा प्रोसेस क्या है? स्टाफ है। तो देखो कैसे हम बोलेंगे। Through the staffing functions, manager fill at the job create organizing functions। ये बोला ना, जो इस जॉब पोजीशन को फिल कर रहा है, फिल कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहा है। मैनेजर ही लाकर देखेगा कि हाँ कैसे स्टाफ चाहिए। तो जो इस जॉब पोजीशन को फिल कर रहा है वो इस जॉब पोजीशन के लिए सही बंदा ढूंढ रहा है कि नहीं। अगर मैनेजर जॉब पोजीशंस को फिल कर रहा है तो क्या देखेगा कि क्या मैं ये जो जॉब पोजीशंस है, जो सेल्स डिपार्टमेंट है या जो अकाउंट का जॉब है, तो क्या अकाउंट के जॉब के लिए क्या वो बंदा सही है? क्या वो बंदे को नॉलेज है? क्या अब मान लो कि आपकी अकाउंट कंपनी में अकाउंट की जॉब खाली है, तो अकाउंट की जॉब की जगह पे आपने इंजीनियरिंग के बंदे को लाकर रख दिया। जिस बंदे को अकाउंट का ए तक नहीं पता, जिसको ये भी नहीं पता कि अकाउंट का काम क्या होता है, और आपने उसको लाकर इंजीनियरिंग के बंदे को लाकर अपने अकाउंट का काम दे दिया, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उस बंदे को अकाउंटेंट का नॉलेज नहीं था। तो आपने राइट पर्सन को नहीं ढूंढा, आपने राइट पर्सन को राइट जॉब नहीं दिया, आपने क्वालिफिकेशंस अच्छे से नहीं देखा, तो ये वो क्या होगा? वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो जाएगा? वहाँ पे का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? डमाडोल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब ना देकर आपने क्या किया? अपने कंपनी में जो भी यूटिलाइजेशंस का प्रोसेस हो रहा है उसको आपने क्या कर दिया? रोक दिया, अपने वेस्टेज में चले गया। ठीक है, तो वही बोला गया, फाइंडिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब हैव द राइट क्वालिफिकेशन। तो जो भी मैनेजर्स, जो भी एम्प्लॉय को ढूंढेगा, उसको राइट जॉब, राइट क्वालिफिकेशंस देख के राइट जॉब को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। यानी कि राइट पर्सन को राइट जॉब देना क्या होता है? स्टाफ होता है। समझ गए यहाँ पे? तो अब हम लोग पूरा स्टाफिंग के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। स्टाफिंग एक्चुअली है क्या? स्टाफिंग की प्रॉपर डेफिनेशंस क्या है वो देखें। स्टाफिंग इट डिस्क्राइब द मैनेजरियल फंक्शंस टू फिलिंग एंड कीपिंग द फिल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैंने पहले भी बोला था, किसी भी कंपनी में जॉब पोजीशंस को फिल करना, किसी भी कंपनी में जॉब पोजीशंस को फिलअप करना, वो क्या होता है? स्टाफिंग होता है। जो पोजीशंस हमारी खाली है तो उस पोजीशंस को फिलअप करना वो क्या होता है? हमारा स्टाफिंग होता है। तो वही बोला गया, स्टाफिंग इज डिस्क्राइब द मैनेजरियल फंक्शन द फिलिंग एंड कीपिंग द फिलअप पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अब बताओ, फिलअप करना है यानी कि हमारी जॉब पोजीशंस खाली है, तो कितने
पर्सन मुझे चाहिए, कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे पॉसिबल है। फिलअप आपको पता चल गया कि मुझे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 50 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो 50 एम्प्लॉय की जब ज़रूरत है तो वो क्या होता है, एक स्टाफिंग हो गया। लेकिन हमने बोला ना अभी कंपनी में, जिस कंपनी में जॉब पोजीशंस को फिलअप करना वही हमारा क्या है, स्टाफिंग होता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्टाफिंग कहते हैं। तो यह कैसे अचीव होता है, किसी बंदे को लाकर जॉब पोजीशंस पर रख दूंगा, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शंस लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन लेना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब आप कंपनी में एक एग्जाम रख लो, एग्जाम के रिजल्ट के बेस पे आप क्या कर दो, उस बंदे को जॉब प्रोवाइड कर दो। ऐसे जॉब पोजीशंस फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन ले लो वहीं से। प्लेसमेंट, कोई कॉलेज है, कॉलेज में आप प्लेसमेंट के रूप में आपने सुना होगा प्लेसमेंट होता है, तो वहाँ पे जाकर किसी अपने कंपनी के जो भी मैनेजर्स होते हैं वहाँ पे जाकर क्या कर ले, उस प्लेसमेंट ले लें, वहाँ से राइट बंदे को ढूंढ ले। प्रमोशन कर लें, अगर जो हमारे नीचे वाला बंदा है क्या वो अच्छे से उस पोजीशंस को हैंडल कर सकता है कि नहीं, आपको पूरा नॉलेज है तो उसको क्या कर दो, प्रमोशन कर दो, प्रमोट कर दो आगे के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टाफ ले सकते हैं। तो मैंने क्या बोला है, एक सिंपल डेफिनेशन में इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जॉब पोजीशंस को फिलअप करने के लिए जब मैनेजमेंट फंक्शंस काम करती है, जॉब पोजीशंस को फिलअप करने के लिए जब मैनेजमेंट फंक्शंस काम करती है उसको स्टाफिंग कहते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपको कितने लोग चाहिए, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपको कितने लोग चाहिए, तो उसके बाद आपको प्रोसेस करने पड़ेंगे। कौन कौन से प्रोसेस होंगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस, प्लेसमेंट और प्रमोशन। ये 4 प्रोसेस आप करके आप क्या कर सकते हो, एक राइट पर्सन को राइट जॉब दे सकते हो अपने उसके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, जिससे आपकी कंपनी क्या हो सकती है, अच्छे से अपने गोल को क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। तो वही हेलमैन ने भी बोला है, हेलमैन ने वही डिफिनेशंस लिखा, आपको डिफिनेशंस एग्जाम में लिखना है और नाम के साथ लिखना है, तो याद रखो वहाँ पे इंप्रेशंस बढ़ता है और नंबर अच्छे मिलते हैं। द स्टाफिंग फंक्शन इज द pertains the recruitment, selections, development, training and subordinate of the manager। तो मैनेजर के द्वारा जो भी प्रोसेस किया जा रहा है स्टाफ को लेने के लिए, तो किसके द्वारा किया जा रहा है, रिक्रूटमेंट के थ्रू, सिलेक्शंस के थ्रू, प्लेसमेंट के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू या ट्रेनिंग देके। हो गया, तो ये हमारा हो गया स्टाफिंग। अभी तो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा स्टाफिंग का, डिफिनेशन सीखा, मीनिंग करा। अब हम सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग का, इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस। अब आते हैं इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस आपको आता ही आता है कि चाहे आप 5 लिखो, चाहे मैंने 8 इंपॉर्टेंस हर पॉइंट्स में लिखा है और सबके कोड भी बनाया। तो याद करने का तरीका क्या है, तो एक सन रहता है, एक बच्चा रहता है, अपनी माँ से क्या बोलता है, माँ का एम, मुझे पूरा है लाल टमाटर चाहिए, माँ मुझे लाल टमाटर चाहिए। अब देखो माँ का एम, मैरिजिनल फंक्शंस, मुझे MUJHE ये पूरा ले आऊं, ठीक है। M का मतलब मेंटेन हार्मोनी, U का मतलब यूटिलाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, J का मतलब जॉब पोजीशन, H का मतलब हेटर कंप्लीटिंग, E का मतलब इम्प्रूव इफिशियंसी, इस E की जगह पर इफिशियंसी लिखा हूं तो इम्प्रूवमेंट इफिशियंसी, आप इफिशियंसी लिखेंगे तब भी चलेगा। लाल का L, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, टमाटर टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज, तो यहाँ पे आप हेल्प जोड़ सकते हैं, हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। तो लर्न करने का तरीका क्या है, यहाँ पे एक्शन अपनी माँ से क्या बोलता है, माँ मुझे लाल टमाटर चाहिए, तो माँ क्या करेगी, ये लाल टमाटर पूरा ला कर देगी। कौन कौन सा, ये पूरा याद करना आपको। M मैरिजल फंक्शंस, M मेंटेन हार्मोनी, U यूटिलाइजेशन एंड रिसोर्सेज, J जॉब सेटिस्फैक्शंस, H हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग, E इफिशियंसी, L लॉन्ग टर्म इफेक्ट और T का मतलब टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। अब देखो इंपॉर्टेंस जब आप पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंस पढ़ने से पहले आप एक कंपनी का मैनेजर बन जाना और स्टाफ को लेकर सोचना, स्टाफ को लेकर सोचना। अगर हमारे पास स्टाफ ऐसे होंगे तो हमारी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चलेगा।
तो वो सब चीज स्टाफ को लेकर सोचोगे। आपने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पहले कर लिया, लेकिन अब आपको मैनेजर बन के एक स्टाफ के बारे में सोचना है कि अगर मेरे को कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आगे बढ़ाना है तो स्टाफ का मेन इंपॉर्टेंस क्या है। अगर वो आपने सोच लिया तो वहाँ पे आपने पूरे पॉइंट समझ गए यहाँ पे। तो चलिए एक एक पॉइंट्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और सारे पॉइंट्स को यहीं पे लर्न भी करके खत्म करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शंस, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। अब थोड़ा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैनेजरियल फंक्शंस का मतलब क्या हुआ। हमारे पास अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो अगर हमारे पास स्टाफ अच्छा रहेगा तो ही हमारा अदर फंक्शंस भी काम करेगा। तो किसी और फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए स्टाफ का होना बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी अदर फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करना, चाहे वो प्लानिंग का फंक्शन हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन हो, चाहे डायरेक्टिंग का फंक्शन हो, चाहे कंट्रोलिंग का फंक्शन हो, ये अदर फंक्शंस होते हैं। उसके लिए स्टाफ का होना बहुत अच्छा रोल होता है। अगर स्टाफ अच्छा है तो काम अच्छे से होगा। अगर ये फंक्शंस अच्छे से काम नहीं हो पाएगा तो इसका मेन क्या होता है कि स्टाफ हमारा अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हमारा ह्यूमन बीइंग जो होता है उसका होना, एफिशिएंट पीपल को होना में उस फंक्शंस के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा रोल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। एक समझो बात को, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। प्रोडक्शन का फंक्शंस हो गया, मान लो सेल्स का फंक्शन हो गया, फाइनेंस का पर्सन हो गया, मार्केटिंग का फंक्शन हो गया, लेकिन डिफरेंट फंक्शंस हो गए हमारे पास। लेकिन वो जो फंक्शंस वर्क करेगा वो किस पे वर्क करेगा, एक इफिशिएंट स्टाफ पे, एक इफिशिएंट वर्कर पे, हार्ड वर्कर पे वर्क करेगा। राइट पर्सन को राइट जॉब दिया उस पे काम करेगा। तो किसी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे, देखो ध्यान सुनो, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म हुए, प्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म हुआ, मार्केटिंग का फंक्शन परफॉर्म हुआ, सेल्स का ये फंक्शन परफॉर्म हुआ, फाइनेंस का फंक्शन परफॉर्म हुआ। लेकिन उसको अगर चलाना है, इस फंक्शंस को चलाना है तो राइट पर्सन को, राइट पीपल को राइट जॉब देना, तो ही जाकर वो फंक्शंस अच्छे से क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, अकाउंटेंट की जॉब पोजीशन खाली है और आपने इंजीनियरिंग के बंदे को लाकर रख दिया है, तो वो इस फंक्शंस को अच्छे से कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वही होता है मार्जिनल फंक्शंस। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, इन द डिफरेंट फंक्शंस एरिया लाइक द प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एक्सेट्रा, द आउटकम ऑफ द अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टाफिंग। अगर आपको ये फंक्शंस अच्छे से काम करना है तो किस पर डिपेंड करता है, इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफ। यानी कि जो हमारा स्टाफ होगा वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, राइट पर्सन होना चाहिए, राइट क्वालिफिकेशंस के साथ हमारी कंपनी में आना चाहिए। यही मैंने बोला ऊपर भी, स्टाफिंग इज द की ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन। जो भी हमारे पास प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये स्टाफिंग का क्या करना है, उसके परफॉर्मेंस को देखता है। अदर फंक्शंस अगर वो अच्छे से, अगर स्टाफिंग अच्छे से होगा तो ही जाके अदर परफॉर्मेंस भी अच्छे से, अदर फंक्शंस भी अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर हमारे पास स्टाफ अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो अदर फंक्शंस भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो नो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट एफिशिएंट फंक्शंस बिकॉज ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग। जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो ह्यूमन बीइंग ही परफॉर्म करते हैं। अगर कंपनी को चलाना है तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। तो वही क्या होते हैं, ये मार्जिनल फंक्शंस होता है। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको समझा ही दिया अभी, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। तब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है लीड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आपको पता है यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं। अब ध्यान दो, अब एक स्टाफ, एक मैनेजर के इस बारे में सोचो, स्टाफ और मैनेजर की बारे में लेकर उस पेज को सोचो। बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि अगर हम लोग एफिशिएंट स्टाफ नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारे कंपनी में जितने भी मशीनें हैं सब क्या होगा, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। उनका भी सोचना सही है, लेकिन यहाँ पे स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में सोचना, एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे कि बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं
तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है कि बिजनेस में कितने लोग चाहिए। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस में कितने लोग चाहिए। आपने अपने मन से भर लिया पूरे एम्प्लॉय को, 10 जरूरत थी 10 की, भर लिया 20। आधे तो टाइम पास करेंगे, आधे क्या करेंगे, टाइम पास करेंगे, आधे दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, तो काम अच्छे से होगा नहीं होगा, यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा, काम का नहीं हो पाएगा। तो वही बोला यहाँ पे, अब स्टाफ को लेकर सोचना है। तो मैंने क्या बोला कि बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता करना पड़ता है कि बिजनेस में कितने लोग चाहिए और किस तरह के लोग चाहिए। समझ गया? तो इससे क्या होगा कि जितने लोग चाहिए उतने लोगों का ही हम रिक्रूटमेंट करेंगे, उतने लोगों का ही हम सिलेक्शन करेंगे, उतने लोगों का ही हम प्लेसमेंट करेंगे, उतने लोगों को ही हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो जिससे हमारे वर्क पे कोई बर्डन नहीं आएगा। एक एग्जाम अभी मैंने बताया ना कि अभी मेरे पास जरूरत थी 10 को और हमने भर लिया 20 को, तो क्या होगा, 10 की पोजीशंस तो खाली हो गई। जब 10 की पोजीशंस खाली हो गई तो क्या करेंगे, उसका तो पैसा, जब काम ही नहीं है तो हमने क्या किया, उस 10 को तो सैलरी अलग से दिया ही दिया। वो 10 क्या करेंगे, और कंपनी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा होगा, मतलब जगह नहीं है बैठने के लिए, और हमने रिक्रूटमेंट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, तो ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो वही पे प्रोसेस यहाँ बोला गया, स्टाफिंग फंक्शन रिलेटेड टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द वर्क फोर्स। ये याद रखेगा, वर्क फोर्स मतलब कि अगर हमें जिस स्टेज के लिए, जिस प्रोफाइल के लिए जितने लोगों की जरूरत पड़ेगी उतने ही लोगों को मुझे लेना है। उससे चाहे रिक्रूटमेंट करो, चाहे सिलेक्शंस करो, चाहे प्लेसमेंट करो, चाहे ट्रेनिंग दो, एग्जीक्यूटिव बर्डन इन वर्क इज द अवॉइडेड। जो भी अदर वर्क है उसको क्या करो, अवॉइड करो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजल्ट इंप्रूवमेंट देयर परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर जितने रिसोर्स हमारे पास है उतने ही वर्कर्स अगर होंगे तो हमारा काम भी अच्छे से होगा और यूटिलाइजेशन भी हमारे कंपनी का क्या होगा, अच्छे से होगा। मतलब मैंने पे क्या बोला कि अगर हमारे पास 10 वर्कर है, 10 वर्कर्स अगर हैं तो 10 वर्कर को जॉब दे दिया, अकाउंटेंट का जॉब अकाउंटेंट के बंदे को, फाइनेंस वाले फाइनेंस को, सेल्स वाला सेल्स का, तो वो अपने काम को अच्छे से करेंगे। आपने अकाउंटेंट की जगह पे 10 जरूरत थी एक बंदे को, लाकर खड़ा कर दिया 5 बंदे को, तो क्या पांचों बंदे क्या करेंगे, काम करेंगे अच्छे से? नहीं, कोई ये काम करेगा, कोई वो काम करेगा, तो वहाँ पे यूटिलाइजेशन कंपनी का नहीं होगा। तो वही बोला यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे समझ जाना है यहाँ पे। तो क्या बोला कि बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो मुझे ये देखना पड़ता है कि हमें बिजनेस को चलाने के लिए कितने लोग की जरूरत पड़ेगी। तो उस जरूरत को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, सिलेक्शंस करना पड़ेगा, प्लेसमेंट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग भी ना हो और कम से कम भी ना हो। समझ गया? तो क्या बोला गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिजल्ट द इंप्रूवमेंट देयर परफॉर्मेंस। इससे परफॉर्मेंस का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, ज्यादा बढ़ेगा, और कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ समझ में गया सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव इफिशियंसी। अब आता है इम्प्रूव इफिशियंसी। इफिशियंसी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्टाफ के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जो चीज भी देख रहे हैं स्टाफ के बारे में देख रहे हैं। By ensuring the right person at the assigned the right job, ये पर्सन है, पर्सनल लिखा गया, right job will help the improve efficiency of the performance of organization। समझ में आ गया कि अगर आपने राइट पर्सन को राइट जॉब दिया, अगर अकाउंटेंट के बंदे को अकाउंटेंट का जॉब दिया, इंजीनियरिंग के बंदे को इंजीनियरिंग का जॉब दिया, तो उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब अगर अकाउंटेंट के बंदे को आपने अकाउंटेंट का जॉब दिया तो उससे क्या होगा, वो बंदा अच्छे से काम करेगा, और जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ेगी वहाँ पे। अगर इंजीनियरिंग के बंदे को इंजीनियरिंग का जॉब दिया, जो भी मशीन चलाने में एक्सपर्ट है उसको अच्छे से काम दिया, तो वहाँ पे प्रोडक्शन का काम अच्छे से हो जाएगा। सेल्स वाले बंदे को सेल्स का काम दिया, उसमें वो चीज एक्सपर्ट है, तो क्या होगा, आपका सेल्स अच्छा होगा, तो कंपनी में क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी क्या होगा, बढ़ेगा वहाँ पे। तो वही कहा गया कि इम्प्रूवमेंट इफिशियंसी इन द राइट इन पर्सन को आप राइट जॉब देते हो तो उससे कंपनी का इफिशियंसी क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्म programs are offered to employ the self development of organization of development। ठीक है, अब ध्यान दो कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन को आपको चलाना है तो आपके अंदर जो भी एम्प्लॉय आ रहा है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो।
प्रॉपर जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, कोई भी आप प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हो तो उस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो स्टाफ काम कर रहे हैं उसको क्या करो, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। उससे क्या होगा, उससे जब वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएगा, प्रॉपर जब आपने सिलेक्शंस ले लिया और प्रॉपर सिलेक्शन लेने के बाद जब वो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे और उस एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो उस काम में क्या हो जाएगा, निपुण हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। और उससे क्या होगा, उस एम्प्लॉय के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा और उस एम्प्लॉय के अंदर जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा उतनी ही आपकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होगी। और उसकी इम्प्रूवमेंट की वजह से आपकी इफिशियंसी कंपनी की भी क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होगी। तो वही चीज़ बोला गया यहाँ पे कि थ्रू द प्रॉपर सिलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे गेट द क्वालिटी एम्प्लॉय थ्रू द प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द इम्प्रूवमेंट। यानी कि आपने जिस पर्सन को आपने सेलेक्ट किया है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अगर अकाउंटेंट के बंदे को आपने सेलेक्ट किया तो अकाउंटेंट में जो हमारी कंपनी में जो काम हो रहा है अकाउंटेंट से रिलेटेड, आप उसके बारे में ट्रेनिंग कर दे दो। आपने उसको बता दिया, अकाउंटेंट को बंदे को सब कुछ नॉलेज है, लेकिन कंपनी में जो अकाउंटेंट का काम क्या हो रहा है तो आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो। जब आपने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया तो वो एम्प्लॉयमेंट का जो परफॉर्मेंस लेवल हो जाएगा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, और जब वो इंक्रीजमेंट हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉयमेंट बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय के अंदर जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा उतना ही क्या होगा, हमारी कंपनी के लिए भी बेनिफिट्स होगा और हमारी कंपनी का एफिशिएंसी भी क्या होगा, वहाँ पे बढ़ेगा। समझ गए यहाँ पे? चलिए इसको देख लीजिए। तब आते हैं फोर्थ पॉइंट। अब आता है फोर्थ पॉइंट, हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग। अब थोड़ा सा इसको ध्यान समझिएगा। तो पहले एक इसको मैं पढ़ लेता हूँ, तब आपको एक स्टोरी बताऊंगा, कहानी समझ में आ जाएगी। तो organizations can easily acquire same time of physical and financial resources, but what help organization to win their the efficient staff। इसका मतलब सुनो, मान लो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन ए है और एक ऑर्गेनाइजेशन बी है, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपका स्टाफ इफिशिएंट है तो आपको मार्केट में 100% पोजीशंस पा सकते हो, अच्छा पोजीशंस पा सकते हो। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन से और एक बी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अभी मैंने बोला जिसके पास एफिशिएंट स्टाफ अच्छे होंगे वही मार्केट में लीड करेगा, ये होगा। तो एक ए है और एक बी है, दोनों के पास पैसे बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा, वो जैसा चाहे वैसा एसेट्स खरीद सकते हैं, जैसा चाहे वैसा मशीन खरीद सकते हैं, जितना चाहे पैसा वो मार्केट में लगा सकते हैं। अब बताओ, दोनों के पास तो सेम है, इसके एसेट्स भी इसके पास ज़्यादा है, इसके पास भी है, पैसा इसके पास भी ज़्यादा है, इसके पास भी पैसा ज़्यादा है। अब उसने क्या किया, अब बताओ मार्केट में सबसे ज़्यादा लीड कौन करेगा, बता सकते हो? नहीं। मार्केट में सबसे ज़्यादा लीड कौन करेगा, नहीं बता सकते। देखो लीड कौन करेगा मैं बताता हूँ। लीड वो कौन करेगा, आपके पास भी आंसर है, अभी आप सोच भी रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। मार्केट में लीड वही बंदा करेगा, वही ऑर्गेनाइजेशन करेगा जिसके पास इफिशिएंट, जैसे जिसका मैन पावर क्या है, स्ट्रांग है। मैन पावर क्या है, स्ट्रांग है। अगर ए के पास बहुत पैसा है और मशीनें भी बहुत ज़्यादा रखा है और बी के पास मशीन है लेकिन उसके पास मैन पावर अच्छा है, स्ट्रांग है, इफिशिएंट मैन पावर है, तो रिसोर्स के पास तो दोनों के पास कमी नहीं है, लेकिन मार्केट में बंदा वही लीड कर पाएगा जिसके पास मैन पावर अच्छा होगा, मतलब कि जिसके पास स्टाफ अच्छे होंगे, जो स्टाफ अच्छे से कर रहा है, तो वो क्या होगा, तो बंदा बी वाला क्या करेगा, अच्छे से लीड करेगा। अगर ए के पास मैन पावर ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, ए वाला लीड क्या कर पाएगा, अच्छे से कर पाएगा। तो वही बोला गया टू ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, ए और बी कैन इजिली एक्वायर सेम टाइम ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल एंड फाइनेंशियल, दोनों के पास फिजिकल रिसोर्सेज फाइनेंशियल दोनों है, बट लेकिन व्हाट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर द अदर ऑफ एफिशिएंट स्टाफ। मतलब कहने का मतलब कब, जब दोनों में से किसी एक के पास अगर अच्छे से अगर स्टाफ एफिशिएंट स्टाफ अच्छा होगा तो वही ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगा, अपने मार्केट को क्या कर पाएगा, ज़्यादा लीड कर पाएगा, मार्केट उसका क्या पड़ेगा, 100% क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा। द ऑर्गेनाइजेशन विन द एफिशिएंट स्टाफ कैन इजीली विन ओवर द कंपटीटर। तो वो दूसरे भी कंपटीटर जो उसके सामने कितने भी अच्छे कंपटीटर क्यों ना जाए, अगर मैन पावर उसके पास अच्छा है तो क्या करेगा, उसको जीतना, वो जीत ही जाएगा। समझ गया? तो वही होता है हेल्प ऑफ कंपीटिंग।
अब आते हैं प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शंस। अब है हमारा प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन। देखो जॉब सेटिस्फेक्शन किसको होना चाहिए? स्टाफ को, यानी कि वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड होना चाहिए। आपने किसी स्टाफ को हायर किया, तो जब उसको हायर किया या उसका रिक्रूटमेंट किया तो वहीं तक सीमित नहीं रहता कि आपने उसको रिक्रूटमेंट कर दिया और छोड़ दिया। ये पॉसिबल है? नहीं है। जब आप उसको रिक्रूटमेंट करते हो तो जब हायर करते हो तो उसके जॉब पोजीशंस को बताओ कि उसकी जॉब पोजीशंस क्या है, वो किस काम के लिए यहाँ पे आया हुआ है वो बताओ, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो। जब ये सब काम करोगे तो जाके एक एम्प्लॉय के अंदर क्या आएगा? एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे ये जॉब करना है। आपने हायर कर लिया, चलो ये काम कर लो, नहीं, जिस पर्सन के लिए जो आपने जॉब हायर दिया है, आपने राइट पर्सन को जो राइट जॉब दे रहे हो, तो उसको बताओ कि ये जॉब तुम्हें करना है, उसके लेकर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उसका प्रमोशंस करो, उसको सैलरी टाइम पे दो। कंपेंसेशन का मतलब क्या हो गया? सैलरी टाइम पे दो। यही एक एम्प्लॉय क्या चाहेगा, एक स्टाफ क्या चाहेगा? मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिले, मुझे प्रमोशन मिले, अगर मैं काम अच्छे से कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा सा प्रमोशन मुझे मिले। तो जब जितना अच्छे से काम करेगा आप उसका प्रमोशन करोगे तो वो क्या करेगा? उसके अंदर क्या आएगा? हौसला आएगा। उसके अंदर क्या होगा? बूस्ट करेगा वो अपने आप को कि हाँ मैं क्या करूंगा, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अच्छा वेजेस मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, प्रमोशंस मिलेगा, तो वो कंपनी के लिए क्या करेगा? अच्छा करेगा। तो वही बोला गया, staffing function does not end only the appointment of employee, it include training, promotions, ठीक है, compensation का मतलब सैलरी एक्सेट्रा। तो एक एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि अपॉइंटमेंट करो, उसके अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, प्रमोशंस दो, ऑल द एक्टिविटी हेल्प टू मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। जब वो बंदा काम करता है, इसके अलावा आप उसको मोटिवेट करते रहो टाइम टाइम पे, जिससे क्या करेगा? उसके अंदर क्या आएगा? एक बूस्टअप आएगा, मतलब वो ज्यादा अपने आप को क्या करेगा? अच्छा महसूस करेगा, उसके अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ मुझे कोई बंदा क्या कर रहा है? बूस्ट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो वो काम करे क्या करेगा? वो चीज जान लगा के काम करेगा और आपको वो ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ गया? तो आपको सक्सेस होने के पीछे सबसे बड़ा मेन हाथ किसका होगा? एम्प्लॉय का होगा। समझ गया? अब आते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब एकदम सिंपल समझ लो। लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब कि आपका ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक कब चलेगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक कब चलेगा? जब आपने क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स रखा, ऑलवेज एसेट द ऑर्गेनाइजेशन। जब हमने ह्यूमन रिसोर्स अच्छा रखूंगा तो ही जाके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स मिल पाएंगे। तो आपने क्वालिफाइड, एफिशिएंट या स्किलफुल जब वर्कफोर्स रखोगे तो आपको एसेट्स के, आपका ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाला हाथ किसका होता है? एसेट्स को, ह्यूमन रिसोर्स का। प्रॉपर सिलेक्शन दो एम्प्लॉय का, जिसके द्वारा क्या करे? वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे? सक्सेस की तरफ ले जाए। नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट विद ऑब्जर्व द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है तो आप राइट पर्सन को राइट जॉब दो, क्वालिफाइड जॉब दो, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। यही क्या होता है? यही ह्यूमन रिसोर्सेज आपके एसेट्स को क्या कर सकता है? आगे बढ़ा सकता है। जब आपके पास राइट पर्सन, राइट जॉब होंगे, राइट एम्प्लॉय होंगे, हार्ड वर्कर्स होंगे, तो ही आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और आगे की तरफ बढ़ेगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक क्या करेगा? काम करेगा, 100% क्या रहेगा? सक्सेस होगा। अभी मैंने पहले भी एग्जांपल बनाया था कि ए और बी दो ऑर्गेनाइजेशन होंगे, तो ए और बी बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन बी के पास अगर मैन पावर स्ट्रांग होगा तो वो क्या करेगा? ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा और वो लंबे समय तक चलेगा। अगर ए के पास मैन पावर अच्छा नहीं है तो कुछ दिन बाद वो क्या हो सकता है? बंद हो सकता है। समझ गया? तो ये हो गया छठा पॉइंट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब आता है हेल्प ऑफ इफेक्टिव यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अब आता है हेल्प ऑफ इफेक्टिव यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। देखो अगर हम बात करें तो मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, रिसोर्सेज कुछ ना कुछ नए आते रहते हैं, लेकिन जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप क्या करो? जो भी एम्प्लॉय आपके अंदर काम कर रहे हैं तो उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, उस पर आप पैसे इन्वेस्ट करो, उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल्स आते हैं उसको मटेरियल्स को आपको कंपनी में लाकर रखो। बहुत सारे, जैसे मान लो कि ये पेन है और ये पेन की नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये मार्केट में क्या होगा? अब ये धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और नई चीज जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या करता जाएगा? इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। एक सिंपल एक टेक्नोलॉजी को लेकर सोचो, एक मोबाइल को भी लेकर सोचो या एक टीवी को भी लेकर सोचो। पहले डब्बे वाला टीवी आता था,
बोलते हैं ना डब्बा है डब्बा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब बड़ा सा एकदम LCD आ गया है, ठीक है। तो वही जब से जैसे टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ती है, अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस बंदे को, जो भी आपने हायर किया है जिस बंदे को, उसको उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। जितना पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, कैपिटल जितना इन्वेस्ट हो सकता है आप करो। मटेरियल्स और मेथड उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप मंगा के रखो और उस पर आप काम करना चालू करो। आप जितना ट्रेन करोगे एम्प्लॉय को तो उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होगी। और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट होगी तो आपकी कंपनी की जो भी आपने जो प्रोडक्ट आपको बनाना है उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होगी। जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही कैपिटल, उतना ही पैसा, उतना ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एक सिंपल वर्ड में समझ लो क्या लिखना है। अगर हमारे देश में बोल सकते हो, सिंपल बोल सकते हो, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस टेक्नोलॉजी आने के बाद आप अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। आप उस मटेरियल्स को लेकर आप क्या करो, काम करना चालू करो। इससे क्या होगा कि जो आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होगा ऑर्गेनाइजेशन में वो भी बढ़ेगा, और वो जितना बढ़ेगा तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ वर्क जो होगा, प्रोडक्टिविटी का, वो भी बढ़ेगा। और उससे क्या होगा, क्वांटिटी और क्वालिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको अभी बताया कि एक टीवी है, पहले आपको डब्बे वाला टीवी आता था, अब क्या हो गया, LED आ गया। पहले आप देखते थे बल्ब जो आते थे वो नॉर्मल आते थे, अभी क्या हो गया, LED बल्ब आ गया, हाई वॉट हो गया। तो उस पे वो काम कर रहे हैं। जब वो उस पे काम करेंगे, अगर अच्छा टीवी, अगर कम रेट में, अगर उसी क्वालिटी का अगर अच्छा टीवी में बना कर दे दूं तो क्या करेगा, मार्केट में उसका डिमांड होगा, और डिमांड होगा तो हमारे कंपनी का रिसोर्स भी क्या होगा, वहाँ पे बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आते हैं मेंटेन हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है शांति, चलो पीस, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा मेंटेन हार्मोनी का मतलब समझो। इन द स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल आर जस्ट recruited of the selected but their performance are regularly appreciate the promotion of given the merit। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्टाफ को रखते हो, स्टाफ के बारे में सोचना है। जब आप रखते हो तो आप उसके डेली परफॉर्मेंस को चेक करो। स्टाफ जो काम कर रहा है तो उसके रेगुलरली जो क्या करो, उसको अप्रिशिएट करते रहो। आप उसको क्या करो, प्रमोशन करते रहो। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको मोटिवेट करो। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको बताओ। उसको अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो उसको वेजेस बढ़ा के दो। उससे क्या होगा, अब सोचो खुद से, जब उससे करेगा तो वो क्या करेगा, उसको खुशी मिलेगी। अप्रिशिएट आप करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, खुशी मिलेगी। अब जब उसको अगर आप अच्छे से मैनेजर्स को अच्छे से बात करता है किसी वर्कर्स को अंदर लेके, तो उससे क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रहेगा, एक नॉर्मल पीस रहेगा, शांति रहेगा कि वो बंदा, वो स्टाफ आके मैनेजर से एकदम फ्रेंडली मुझसे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है। इससे क्या होगा, मन मुटाव कंपनी में नहीं होता है, स्टाफ में नहीं होता है। तो स्टाफ में क्या होनी चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए। तो अपने हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके परफॉर्मेंस को रेगुलरली बेसिस पे अप्रिशिएट करना पड़ेगा स्टाफ को। और उसमें क्या करना है, उसके मेरिट के हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। और अगर नहीं हो पा रहा है ऐसा पॉसिबल तो आप क्या करो, उसके साथ जो कम्युनिकेशंस होता है वो क्या करो, अच्छे से बात करो। उसके रूल्स जो भी वो काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, उससे अच्छे से बात करो। जितना ज़्यादा आप अच्छे से बात करोगे तो क्या होगा, आपकी कंपनी में हार्मोनी बनी रहेगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में शांति बनी रहेगी और काम भी अच्छे से होता रहेगा। तो एक स्टाफ को लेकर वहाँ पे सोचना है कि स्टाफ से क्या करो, उसको क्या करो, अप्रिशिएट करो, प्रमोशंस दो उसके मेरिट के हिसाब से। अगर उसको अच्छे जॉब कर रहा है तो उसको प्रमोट करो। अगर अदर स्टाफ है तो उस अदर स्टाफ के लेकर जो हाई लेवल का जो मैनेजर्स है या जो लो लेवल के मैनेजर है, तो इस स्टाफ के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करो, बात करो अच्छे से। जब वो स्टाफ से अच्छे से बात करेगा तो एक क्या होगा, एक फ्रेंडशिप होगा, एक रिलेशन समझ आएगा, जिसकी वजह से कंपनी में क्या होगी, शांति बनी रहेगी, पीस बना रहेगा। ये होता है मेंटेन हार्मोनी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा मेरा, आप इसी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आशा करूंगा कि और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूं। अब रही बात, तो जितने भी पॉइंट्स आपने बोले आप ओन वर्ड में बोलने की कोशिश करिए। जितना आप ओन वर्ड में इसको बोलेंगे वही लिख पाएंगे। तो जो मैंने बोला है वही चीज़ को यहाँ पे मैंने लिखा भी, एक्सप्लेन भी किया है। तो ये 8 पॉइंट अगर आप लिख लेते हो तो आपको फुल मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, अगर लास्ट लेक्चर में हम लोग जो भी हमारा अदर फंक्शंस है उसके बारे में पढ़ेंगे।
इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, या नोट डाउन नहीं हो पाता है तो आप एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए लिखने के बाद, ठीक है। तब आप मिलाइए, अगर आपको पूरा अच्छे से लिख पा रहे हैं आप, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपको सारे पॉइंट्स कभी भूलेंगे नहीं, आप किसी को भी समझा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।